Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS. You know that we are heading towards 67th BPSC मेंस एग्जामिनेशन और हमारे पास बचा हुआ जो 2 महीना है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इन 2 महीनों में आपकी प्रॉपर प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए, स्टडी को लेके एग्जैक्ट सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, ये समझना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देन इफ यू आर सीरियस अबाउट 67th BPSC मेंस एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बीपीएससी जो है अब काफी ज्यादा डायनामिज्म अपना रहा है अपने एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्री की बात करें या मेंस की। आपने देखा कि पिछले दिनों आज ही या कल आया था न्यूज़पेपर में कि बीपीएससी जो है प्री एग्जाम में बहुत सारे प्रयोग करने वाला है, उसमें नेगेटिव मार्किंग लाएगा, जो कठोरता है प्रश्नों की उनको बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मेंस एग्जामिनेशन के प्रश्नों का यदि स्टैंडर्ड आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डायनामिज्म अपना रहा है बीपीएससी। आपने चीजें सिंपल है लेकिन वो डायनेमिक अप्रोच के साथ आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है और बच्चे जो है उसी में घनचक्कर हो जाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं और पूरा पढ़ाया जो है उनका साथ नहीं दे पाता है। तो आपकी स्टडी किस तरीके की होनी चाहिए, आप अपना पर्सोना डेवलपमेंट किस तरीके से करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप करो, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज दो केस स्टडी यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, टोनी रॉबिन्स जी का यह कथन है कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल्स। यहां पे जो आपका मेंटल स्टेटस है, आप सामने वाले को, आप अपना जो काम कर रहे हो उस काम को कितना समझ सकते हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, या आप जो है उसको कितना समझ चुके हो, ये सारी चीजें जो है ये आपकी साइकोलॉजिकल स्टेटस को आपको बताती हैं। ठीक है, कि पहले केस स्टडी करो, उसके बाद आप थोड़ा सा प्रयास में आप स्मार्टली जो है प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे तो आराम से क्रैक हो जाएगी कोई सा भी एग्जाम। ठीक है, तो देखिए यहां पे दूसरी, एक तो मैंने इस स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया, दूसरा केस स्टडी में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आयोग किसी भी सब्जेक्ट को, आप बीपीएससी को क्या आवश्यकता है आपको कहने की भैया तुम मिडाइवल इंडिया पढ़ो या एंशिएंट इंडिया पढ़ो या जो हमारा कंटेम्परेरी इंडिया है या जो हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहा है उसके बारे में केस स्टडी करो। हिस्ट्री का एक मतलब किसी भी सब्जेक्ट का ये एक आयाम होता है, वह आयाम क्या होता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो उसमें आप चीजें सीख रहे हो उसका जो है वास्तविक धरातल पे किस तरीके से उपयोग कर सको, ये इसीलिए जो है बीपीएससी कहिए या यूपीएससी कहिए या अन्य अदर स्टेट पीसीएस जो भी आयोग हैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिडाइवल इंडिया की बात करें, जब टर्किश, ईरानियन, ये लोग जो ये मतलब मध्य एशिया वाले लोग हैं, मध्य एशियन कंट्री वाले, इन्होंने आपके ऊपर आक्रमण करा तो बहुत सारे राजपुताना उस समय के इतने प्रकांड लोग थे, बहुत बलशाली थे, सेना भी बहुत बलशाली थी, अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो उनके सामने धराशायी हो गए। उनके सामने धराशायी इसलिए हो गए कि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पता नहीं थी। इंडिया में क्या था, प्राचीन भारत से ही वॉर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप हो चुका था, नैतिकता कूट के भरी थी लोगों पे कि यदि वॉर में दुश्मन जो है सामने वाला निहत्था हो जाता है तो आपको उस पर वार नहीं करना है, तलवार नहीं चलाना है। ठीक है, लेकिन वहां पे उनको वो एक तरीके से आदि मानव से जस्ट बाद वाली थोड़ी सी डेवलप प्रजातियां थी, उनमें ये सारी चीजें, नैतिकता और मानवता जो है बहुत इनिशियल लेवल पे था, उनको इन चीजों की समझ नहीं थी। और जहां एक राजा अपने निहत्थे दुश्मन पे, मुगल दुश्मन पे तलवार नहीं चलाते थे, वहीं वो सामने वाला जो है इनको मार देता था मौका पाते ही धोखाधड़ी से। ठीक है, इसलिए ये लोग हार गए और हमारे ऊपर मुगलों का बहुत ज्यादा शासन रहा और वो बहुत ज्यादा अत्याचार किए। ठीक है, और मिडाइवल हिस्ट्री जो है इससे भरी पड़ी है। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है कि किसी भी काम को करने, किसी चीज से लड़ रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में आपको जीतना है, उससे आगे हट के जाना है, तो उसका मेंटल स्टेटस, उसका केस स्टडी आपको प्रॉपर करना चाहिए। इसी थियरी पे बेस्ड, इसी थियरी पे और इसी दर्शन पे बेस्ड जो है, किसी भी आप मान लीजिए बैट्समैन है और किसी बॉलर को उसको पीटना है तो सबसे पहले उस बॉलर का केस स्टडी करता है और प्रीवियस के जो भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं उसको देखता है कि उसका पेस कितना है, स्टाइल कितना है, कैसे लोगों को गुगली फेंक के आउट करता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब बीपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य पढ़ो कि भैया ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, और
जब ये पढ़ लो तो उसका जो मेंटल स्टेटस है बीपीएससी का, उसको कैसे चेक करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चेक करोगे। देखिए आज बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। 6 लाख स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भरा था, आधा के लगभग उपस्थिति हुई थी। मेंस में बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। तो लोग जो है इस डोमिनो इफेक्ट के चलते, जो नए बच्चे ग्रेजुएशन पास करके आते हैं, उनको ज्यादा इन मार्केट की समझ नहीं होती है और वो ट्रैप हो जाते हैं। आजकल ट्रैपिंग सिस्टम बहुत चल रहा है। आजकल तो टीचर पता नहीं क्या हो गए हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से और एजुकेशन से रिलेटेड ये जो कंपनियां बन गई हैं, वो पता नहीं टीचर से क्या क्या करवाती हैं। डांस करवा लो, गाना करवा लो, मतलब अजीब तरीके से हो रहा है। पढ़ाने के अलावा सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको गाइड करना चाहूंगा कि आपका जो 2 महीने का समय है, इसमें संभल जाइए। आपके पास एक बहुत ज्यादा बिग अपॉर्चुनिटी है और 2024 तक जो भी बिहार के जो युवा हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है। 2024 तक ये 2 साल जो है ना, 23 और 24 और बचा हुआ जो 2022 का समय आपके लिए गोल्डन एरा है। आप यदि जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक हैं, तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम आज के वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका एग्जैक्ट सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए और रूल ऑफ डिसिप्लिन इसमें कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के आप जो है अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और हम भी मोटिवेट हो सके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो PYQ है, दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, यहां पे आपको करना क्या है, किसी भी पब्लिकेशन का लो और मार्केट में ज्यादातर सॉल्व मिलते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है। डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है सॉल्यूशन पढ़ना, क्योंकि वो अजीब तरीके से लिखते हैं और जब उनको एक बार आप पढ़ोगे ना तो प्रीजुडाइज हो जाओगे। आपको लगेगा कि ऐसे ही लिखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आपका जो सोर्स ऑफ रीडिंग है ना, जहां से आप पढ़ते हो, वो चीजें आपके पर्सोना को डेवलप करेंगी। वो जो स्कूल ऑफ थॉट्स के तहत वो बातें लिखी गई हैं, वो आपके पर्सनालिटी में एड ऑन होंगी। तो उन सारी चीजों से बचना चाहिए। क्वेश्चन को डिकोड कीजिए। यहां पे किसी भी पब्लिकेशन का, केबीसी नैनो का या संदर्भ का आप ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन है। यहां पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन डिकोडिंग आनी चाहिए। डिकोडिंग का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद हम बताएंगे और सारी चीजें। देखिए यहां पे चर्चा करा गया है, एक शायद आईएएस के पेपर में पूछा गया मेंस एग्जाम में। काफी सिंपल है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके शब्दों को देखोगे ना, जैसे कि बीपीएससी पूछता है, राष्ट्रपति वाला पूछा था दादा दादी के समान, ठीक है, और राज्यपाल से रिलेटेड कि राज्यपाल इज लाइक अ पपेट इन बिहार। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्लिक्टिंग लगेंगी, भैया ये कैसे लिखें। लेकिन जब आपको प्रॉपर समझ होगी, प्रॉपर समझ विकसित करके आप पढ़ोगे, तो आप सारी चीजें जो है आसान लगेंगी। प्रश्न है कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना करें। दिस क्वेश्चन हैज 2 पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट इज टोटली रिलेटेड टू स्टैटिक, मतलब स्टैटिक जो पार्ट होता है पॉलिटी का, उससे रिलेटेड है। यहां पे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये शब्द का मतलब ही नहीं पता। संवैधानिक नैतिकता, आखिर संवैधानिक नैतिकता है क्या? जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो ये पहली बार इंडिया में ये शब्द का यूज किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी हमारा जो डाइवर्सिटी है, इसमें ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होने वाले हैं और इस टसल के बीच, इस हसल के बीच हम कॉमन गोल के साथ सारी मतभेदों को भुला के सबका साथ सबका विकास करें। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो आज के कंटेम्प्रेरी जो इंडिया है इसमें मतलब बेसिक जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने ये समझा दिया संवैधानिक नैतिकता। अब ये देखो कि तात्विक फलक क्या है। देखिए जब आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा भास्ट शब्द है, तो आपको इंग्लिश में देख लेना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए तो ऑब्वियस आसान हो जाता है, बट यदि आप हिंदी मीडियम के हो और आपके पास प्रश्न आए तो उसको कोशिश करो कि आप उसे इंग्लिश में देख लो। अब तात्विक फलक का मतलब यहां पे डायमेंशंस की बात करी जा रही है, आयाम की बात करी जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में आओगे कि नैतिकता के सिद्धांत की, संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णय की सहायता से विवेचना करें। काफी इंपॉर्टेंट है।
जैसे देखिए अब इसको जस्टिफाई किया गया, मैंने समझा दिया कि संवैधानिक नैतिकता आजकल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आया था उभर के ये मामला। उसके बाद नाज फाउंडेशन का अभी आया था जिसमें समलैंगिकता से आधारित था। उसके बाद आपका सबरीमाला आया था। इसमें ये सब क्या है, ये केसेस कि जो मतलब सामाजिक नैतिकता जो परिभाषित करी गई है ना, उससे ऊपर कहीं ये है संवैधानिक नैतिकता। मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि फलाना सेक्ट जो है या औरत जो है वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती, ये इसको कहा जाएगा कि एक संवैधानिक कल्चर का हिस्सा है, या यूं कहें कि संवैधानिक, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नहीं, संवैधानिक नहीं, सामाजिक कल्चर का, डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल मोरालिटी का एक हिस्सा है। बट हमारे संविधान के द्वारा संवैधानिक नैतिकता को प्रधानता दी गई है। इसी आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, जो सामाजिक नैतिकता है उससे फार लेवल ऊपर जो है संवैधानिक नैतिकता है, और संविधान जो है सबको समान मानता है, किसी में कोई विभेद नहीं है, शारीरिक रूप से या जात पात धर्म के आधार पे किसी भी तरीके का कोई विभेद नहीं है। तो यदि पुरुष जा सकते हैं मंदिरों में तो औरतें भी जा सकती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये समझ कैसे विकसित होगी, जब आपका सोर्स ऑफ रीडिंग है वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ा शोध पत्र लेके बैठ जाओ पढ़ने। आपको मैं देख रहा हूं पटना में इतने टीचर भरे पड़े हैं, मैं मतलब अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा और ना ही उनकी बुराई कर रहा हूं। उनका ध्येय जो है ये सही है कि आपको वो सहायता करना चाहते हैं, लेकिन जो अप्रोच है उनको खुद पता नहीं है। ठीक है, उनको खुद पता नहीं है कि अप्रोच उनका, ना कभी मेंस दिए हैं ना कभी इंटरव्यू दिए हैं, उनको पता ही नहीं है कि अप्रोच कैसे होने चाहिए। तो जो आपका मस्तिष्क का डेवलप होना चाहिए ना, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने को लेके भी। आप देखोगे कि बहुत सिंपल बच्चे जो है सिंपल घर के गांव में रह के भी तैयारी करके मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं, और दिल्ली में बैठ के और पटना में बैठ के लोगों से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो बच्चा बैठा हुआ है ना वहां पे, वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा समय खर्चा कर रहा है, वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, प्रयासरत है। बहुत सारे, देखिए हमारा 2 बैच चल रहा है 67th। मैं अपनी भी मार्केटिंग कर देता हूं कि देखिए यहां पे हमने जो है 67th मेंस क्लासेज स्टार्ट करा है। हमारा 2 बैच, एक 2 अक्टूबर से चल रहा है और एक आज से शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर ऑलरेडी फुल है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब लगभग 400 के करीब बच्चे हैं, बच्चों का समूह है वो। तो वहां पे मैंने एडमिशन ना लेके जो है अब एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना दिया है कि जो बच्चे अभी तक कहीं ना कहीं छूट गए हैं प्रिपरेशन में, उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर सारी पार्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स का, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, आपका स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। तो आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मात्र ये 2100 रुपये में जो है, और वीकली हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है जो आप एक सप्ताह पढ़ोगे, उसी पे हम आपको क्वेश्चन थ्रो करेंगे और उसको लिख के स्कैन करके हमें टेलीग्राम करना होगा और प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको मिलेगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स एंड इफ यू वांट आवर गाइडेंस, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 9810638805। दिस इज आवर नंबर। इस पे आप कॉल करके, मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हो और अपने प्रिपरेशन का जो स्टैंडर्ड है और स्पीड है इन 2 महीनों में मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। हमारा मेन यूएसपी है करंट के इनपुट के साथ जो आजकल डायनामिज्म अपनाया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, उस अप्रोच के साथ आपको घर बैठे मैं गाइड कर दूं मात्र इतना में। आपको ना ये आपके एक बार का मील का मतलब वो है, ठीक है। तो आपके ये बजट के भी अंदर है और इतना में सारी चीजें आप जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर कवर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं। हमने देख लिया कि डिकोड कैसे करना है, प्रश्नों को कैसे डिकोड करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके और प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करो। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं लिखो लिखो, लिखना जरूरी है ऑब्वियस। जब आप लिखोगे नहीं तब तक आप अपने को कैसे जज कर पाओगे कि आप कितना व्यक्त कर रहे हो। तो पहले लेकिन आपको डिकोड करना आना चाहिए। पहले आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो कि फलाना क्वेश्चन जो है क्या डिमांड कर रहा है, तभी तो उसके ऊपर प्रहार करोगे, या बस ऐसे ही मतलब लग जाओगे, मतलब अंधा सुर के जैसे मारने उसको अंधेरे में। तो ऐसे अंधेरे में लाठी नहीं मारना है, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हो या मान लीजिए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तो नॉर्मल फिजिकल ज्योग्राफी तो पूछता ही नहीं है बीपीएससी में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, चैनल आते रहते हैं, स्क्रॉल करो तो यूट्यूब पे, कि बैठ के मेंस में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं जीएस में।
पूछता ही नहीं है भाई, वो तो आपको प्री में समझ जाना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका तो ऑब्वियस पढ़ो, लेकिन मेंस जीएस के लिहाज से ऐसा नहीं है, बीपीएससी नहीं पूछता है ये। वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठा के पूछता है, और वो भी उभयनिष्ठ मुद्दों पे, जो आपके बिहार स्पेसिफिक भी हो और सेंटर लेवल पे भी, मतलब पूरे देश के स्पेसिफिक भी हो, सब मिला के जो है उभयनिष्ठ मुद्दों पे पूछता है। तो आपको जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी ना, वो कहां से पता चलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से। मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आपको करना क्या है, पूरे 10-12 साल का इकोनॉमिक का टॉपिक देखो कि किस किस तरीके से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्वियस उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा इकोनॉमिक्स पे, जो कहीं ना कहीं करंट में बने हुए हैं। काफी 95% वेटेज है सेकंड पेपर में करंट अफेयर्स का, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, कहीं से गाइडेंस ले रहे हो तो ठीक है, यदि सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो ये केबीसी नैनो से बेटर अभी तक मेरे को मार्केट में कहीं कोई, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुकें भी हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव होता है, कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो होता है ना, ये इसका जो है बहुत अच्छा है बिहार समग्र का, जो केबीसी नैनो का आता है। अब नया वाला कैसे अपडेट होके आता है, आया है, वो प्री और मेंस पता नहीं क्या कर दिए हैं, वो मुझे नहीं पता, मैं रिव्यू उसका करूंगा, बता दूंगा। मैं मंगाया हूं बुक, वो पहुंचने वाला है मेरे पास, तो आपको मैं उसका रिव्यू बता दूंगा। लेकिन यदि रेड कलर वाली मिल जाए, पुरानी वाली, तो उसको आप जरूर देखना, ठीक है। अब इसमें जो मेन आपका मतलब हाईलाइटेड एरिया है वो क्या है, आपको यहां से हिस्ट्री पढ़नी है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपका, यदि आप चाहो तो ज्योग्राफी भी यहां से पढ़ सकते हो, जो एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड मुद्दे हैं यहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये केबीसी नैनो का ऐसे यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यही बुक आपको लेना है। पुरानी बुक मिल जाए, भले सेकंड हैंड मिल जाए, डेटा अपडेट कर लेना नेट पे सर्च वगैरह मार के, लेकिन उसको पढ़ना है। उसमें हिस्ट्री बहुत बढ़िया से लिखी गई थी, और इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन था बहुत बढ़िया से उन्होंने कंसाइज वे में नोट्स के फॉर्म में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अपने अपडेशन के साथ यदि आप लिखो तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत लोगों को हेडक करता है, तो इसमें हेडक करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 4 चीजें आनी चाहिए, एक एवरेजिंग आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, ऑब्वियस जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए, और वैसे भी नहीं आता है तो कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो। एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद आपका परसेंटेज, ये 4 चीजें आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत और इनपुट थोड़ा सा वेरिएशन करता है, तो ये यदि समझ में आ गया तो आप इन सारी चीजों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। और यहां आपको कैसे करना है, RS अग्रवाल जी के, ये अग्रवाल साहब, ये AGGERWAL लिखते हैं, तो माफ कीजिएगा अग्रवाल साहब, ठीक है, केवल एक जी नहीं लिखते। तो RS अग्रवाल की जो लास्ट वाला सेक्शन हो, सबके पास बुक होगी, सबने पढ़ रखा होगा RS अग्रवाल। लास्ट वाले सेक्शन में जो भी 10-20 पेज दिया हुआ है उसको कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो ये आपका डीआई हो जाएगा, मोर देन इनफ है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे ना, डेली बाय डेली एक मतलब स्टैट्स का पार्ट, एक प्रश्न ले लो और उसको करने की कोशिश करो, तो आपका प्रैक्टिस जो है होते रहेगा। उसके बाद देखिए अब आता है ना हिस्ट्री का पोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी समझदारी आपको विकसित करने, ये देख रहे हो ना, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये पूरी बुकलेट नहीं पढ़नी है आपको। ये पूरी बुकलेट जो केबीसी नैनो है ना, वो जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और बिहार में उसका जो पार्टिसिपेशन था बिहारियों का, वो सारा चीज कंसाइज हुए में केबीसी नैनो में दिया हुआ है। तो आप वहां से देखिए, इम्तियाज अहमद सर को भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ऑब्वियस वो अच्छी बुक है, बट मेरे को लेंदी लगती है तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, 2-3 चैप्टर, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से आपका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है डेवलप हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर, 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे दो तो 3-4 चैप्टर लास्ट वाले खत्म कर सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे सांप्रदायिकता पे आजकल क्वेश्चन खूब पूछता है बीपीएससी, पिछले बार पूछ चुका है, आजकल भी सांप्रदायिकता समाज में ज्यादा बढ़ गई है, तो बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपका जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए और प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है जिस तरीके की सांप्रदायिकता, उसका कोलैबोरेशन आपको पता होना चाहिए। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कहां से डेवलप होगा, इनसे डेवलप होगा, ये वाली बुक, या कहीं और भी यदि राजीव वहीर में दिया हुआ है तो उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद विदेश नीति, जो राष्ट्रवादियों की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी डेवलप हुई ना, तो वहां का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था आपको समझना बहुत जरूरी है।
तभी जाके जो है अभी का जो मतलब प्रेजेंट का जो डेवलपमेंट हुआ है आप समझ पाओगे बढ़िया से। और मुश्किल से 2 घंटा का समय लगेगा। ये 30 है और 31वां ये चैप्टर है, शायद अब नए एडिशन में कहीं बदल गया होगा। तो फॉरेन पॉलिसी वहां से पढ़ लेना, उसके बाद करंट के पढ़ने की कोशिश करना, तो आराम से जो है आपको चीजें समझ में आएंगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखिए चलिए और सारी डायमेंशंस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक डायमेंशन को यहां पे प्रायोरिटी दूंगा, वह है अनुशासन, जो डिसिप्लिन है। देखिए अभी का जो समय है ना 2 महीने, इसमें 10 दिन का जो समय है या पूरा कार्तिक मंथ ही मान लीजिए अब कल से, ये बहुत ज्यादा फेस्टिव सीजन होता है। बिहार में जो है बहुत ज्यादा फेस्टिव माहौल होता है, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज वगैरह, मतलब सारी चीजें हैं, छठ पूजा के लास्ट तक, फिर उसके बाद ये मेला, तो फेस्टिव माहौल रहता है। इसमें आपको डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो कार्यरत जो बहनें हैं, जो भाई लोग हैं, उनको अभी समय मिल जाएगा 10-12 दिन का पढ़ने के लिए। तो इसमें आप एक प्रॉपर आपका शेड्यूल होना चाहिए। आप कितना सोशल गैदरिंग अटेंड करना है आपको, ये आपके ऊपर कैपिंग लगी होनी चाहिए। और कौन लगाएगा? आप खुद लगाओगे। ठीक है, आपको क्या खाना है, और इन 2 महीनों के बीच आपका जो भोजन है ना, मैं बहुत मतलब वो कर रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, आपका भोजन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। आपको नहीं वायली खाना है, नहीं इतना हैवी खा लेना है कि उसको पचाने में ही आपकी सारी एनर्जी चली जाए। तो आप जितना सिंपल खाओगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, और इसमें अस्वस्थता जो है आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बाधक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अस्वस्थ नहीं होना है, इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कि आपको कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर रूटीन के अनुसार जो है टारगेट करके कि ये सब्जेक्ट इतना दिन में खत्म करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये स्ट्रेटजी है, तब जाके जो है आप 2 महीने में कवर कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। फिर आते हैं हम अपने अगले मुद्दे पे। उसके बाद इतना हमने पढ़ लिया। अब देखिए पॉलिटी लोगों को बहुत परेशान करता है, तो पॉलिटी में आजकल जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं ना, वो टर्म्स बच्चों के लिए नए होते हैं, ना ही टीचर कोई बताता है, क्योंकि टीचर खुद नहीं पढ़े। एक अच्छा शिक्षक तभी अच्छा शिक्षक होगा वो जब या तो वो रिसर्च कर रहा हो, खुद पढ़ रहा हो, उन चीजों को पढ़ रहा हो, पढ़ने से पहले पढ़ता है, समझता है, रिसर्च करता है 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, तब जाके वो 15-20 मिनट जो है आपको क्वालिटी दे पाएगा। ये राजनीति का सिद्धांत, इसमें सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे कि समानता का सिद्धांत क्या होता है, और कौन कौन से जो भी सिद्धांत होते हैं मैं यहां पे बता दे रहा हूं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और शांति, विकास, ये सब इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस पतली सी बुक में आप मतलब चाहो तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो, आपका यदि रीडिंग स्पीड अच्छा है तो। समझ रहे हैं ना, एक उपन्यास के जैसे इस पूरे बुक को पढ़ जाओ, ये मतलब 1 दिन में इसको चाट जाओ, तो ये काफी ज्यादा आपको डेवलप कर देगा। आपका जो थिंकिंग है ना, उसमें बहुत सारे डायमेंशन जोड़ देगा। जो भी चैप्टर है इसमें 10-12 चैप्टर, तो 10-12 तरीके का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो जाएगा आपके पर्सनालिटी में। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है मेंस में अच्छा आंसर राइटिंग करने के लिए। उसके साथ साथ हम प्रोवाइड कराते हैं अपने मटेरियल में सारी चीजों का निचोड़। मैं खुद बहुत किसी भी टॉपिक को मतलब पढ़ाने से पहले 4-5 घंटे बैठ के खूब रिसर्च करता हूं कि क्या देना है बच्चों को। हमारे द्वारा जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें बच्चों को क्या इनपुट देना है और बच्चों को कैसे कंक्लूजन वगैरह लिखना है। कंक्लूजन मैं नहीं प्रोवाइड करता हूं, मैं बच्चों को खुद इतना डेवलप कर देता हूं कि आप एक बार जब टॉपिक पढ़ते जाओगे तो लास्ट में कंक्लूजन खुद लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये भी 11th क्लास की पुस्तक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आ गया जो सबसे ज्यादा डायनेमिक जो पार्ट है जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का, यह है करंट अफेयर्स। और यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है। साल भर बच्चे जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, और मैं कह रहा हूं ना मार्केट में मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं, फैक्ट्स रटाया जाता है और भैया लास्ट में आके ना मेंस के प्रिपरेशन के नाम पे कई हजार, 20,000, 30,000 रुपया लिया जाता है बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा। ये क्या है, एक मिसगाइड का, शुरू में मिसगाइड करो और जब ये मिसगाइड हो जाए, उनके बीच डर का माहौल फैल जाए, तो उनके डर का फायदा उठाओ। माय डियर फ्रेंड, एज अ टीचर मानिए, एज अ बड़ा भाई मानिए, मैं आपको दिमाग से जागृत करने का ये मेरा प्रयास है कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, नहीं तो ऐसे ही होगा आपके साथ। ठीक है, लास्ट में आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कहां से पढ़ना है, क्या करना है। और वहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही मटेरियल का क्रंच होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन कम से कम आपको पहले तो वहां से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेना है कि राष्ट्रवादियों के द्वारा विदेश नीति का विकास कैसे हुआ। उसके बाद आप कम से कम जो मान लीजिए अभी
जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारे पड़ोसी देश। तो श्रीलंका के साथ भारत, जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्रैश हुई अभी, वहां पे बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल रहा, अशांति का माहौल रहा, तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रीलंका और भारत का रिलेशन देखो, उसमें चाइना का भी आयाम जोड़ सकते हो। कोई भी रिलेशन जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, ये त्रिकोणीय होता है, ठीक है, ये फेस टू फेस होता ही नहीं है, त्रिकोणीय होता है। यदि मान लीजिए कि यहां पे यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, तो हम इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, यहां पे इंडिया आ गया, तो ये त्रिकोणीय हो गया, ठीक है, त्रिकोणीय हो गया। ये देखिए, ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन एक ये हो गया, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है युद्ध में, उसको सपोर्ट करने वाली कुछ कंट्रियां हो गई। रशिया हो गया, यहां पे युद्ध कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करने वाली कुछ मतलब कंट्रीज हो गई, और यहां पे इंडिया आ गया। तो इंडिया के लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वो इंडिया के साथ खड़े रहेंगे, इंडिया की तरफ देखेंगे। तो ये किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को आप त्रिकोणीय दृष्टि से देखोगे तो 3 डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको, ये थियरी है जो हम अपने क्लास में बताएंगे, आपको बहुत ज्यादा जो है आसानी हो जाएगी। उसके बाद कुछ फैक्ट्स याद करने होते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में कम से कम मैंने इकोनॉमिक्स पे, देखिए यदि हमारा आप डेमो क्लास भी लेना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ हूं, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, साइंस एंड टेक का, वहां से जज करके आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का कम से कम आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। पूरा बिहार का करंट अफेयर्स 1 साल का पता होना चाहिए, तब जाके जो है आप करंट अफेयर्स तैयार होगा। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ मुद्दों को शॉर्टलिस्ट करो। देखिए मैंने पॉलिटी का बता दिया है और इकोनॉमिक्स का बता दिया है, साइंस एंड टेक का भी जल्द बता दूंगा। जैसे ही हमारा बैच शुरू होगा पूरा टॉपिक मैं लाके यहां पे बता दूंगा कि ये पढ़ना है। आप उसको इकट्ठा करो, उसको पढ़ो, सोर्सेज को, तब जाके जो है आप अपने को तैयार कर पाओगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब कुछ लास्ट में है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग जो है डेली बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। प्री में ना पढ़ो और मंथली मैगजीन पढ़ लो तो काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई मुद्दा जो है करंट में बना हुआ है तो एक न्यूज़पेपर में या 2 न्यूज़पेपर में कई बार जो है उसमें उसी मुद्दे से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आते हैं, और इस आर्टिकल में मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग अपनी थिंकिंग व्यक्त करते हैं। तो उससे होगा क्या, एक ही चीज पे आप बहुआयामी अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो वो आपके डायमेंशंस में, आपकी पर्सनालिटी में वो डायमेंशन ऐड होगा, और वही चीजें जो है आप लिखोगे तो आपके आंसर राइटिंग में डायनामिज्म आएगा और आंसर में नंबर गेन करने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स मेकिंग, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद मान लीजिए 5 पेज का आप कुछ पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, तो उसको कोशिश करो कि एक पेज में उसको समराइज कर लो, ठीक है। संक्षेपण वाला यहां पे सिद्धांत काम करता है, साइंटिफिक थियरी। संक्षेपण आप तभी लिखते हो जब पूरे पैराग्राफ या चैप्टर की आपको प्रॉपर समझ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले किसी भी टॉपिक की समझ विकसित करो, उसके बाद उस पर शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि उसका वाइल प्रिपरेशन यू कैन रिवाइज मोर एंड मोर टाइम्स, ठीक है। बहुत बार आपको उसका मल्टीपल रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आपको याद रहें और एग्जाम में बैठ के सोचना ना पड़े, ठीक है। और एग्जाम के पहले जब आपके पास टाइम का लिमिटेशन होता है तो कुछ दिनों में ही, 2-3 दिनों में ही आप पूरा सिलेबस जो है शॉर्ट नोट से बड़ी आसानी से तैयार कर लेते हो। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसका इंपॉर्टेंस बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और करंट अफेयर्स जो है पूरे बिहार का 1 साल का करंट अफेयर्स, हर एक क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको आना चाहिए, और जहां पर रिलेवेंसी लगे आपने आंसर राइटिंग में आपको वहां पे लिखना है। और अंततोगत्वा मैंने डिसिप्लिन के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस आपको बता ही दिया। ये सब कर रहे हो और आपने डिसिप्लिन नहीं है और पूरा ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे हो तो ये करने का कोई माने नहीं रख सकता है, नहीं रहता है। आपने धैर्य तक मतलब धैर्य रख के अंत तक सुना मुझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मैं जो चीजें कन्वे करना चाहता था वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया, और ये सेशन अपने जीवन का ये जो बहुमूल्य समय जो है आप मेरे साथ गुजारे हो, आई होप कि आपके जीवन में जो है गुणात्मक सुधार करे और आपके प्रिपरेशन को अप टू मार्क करे माय डियर फ्रेंड। और हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैं फिर से यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 9810638805। आप इस पे कॉल करके हमसे जुड़ने का प्रोसेस जान सकते हो और जुड़ के अपने प्रिपरेशन का स्पीड और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।